Welcome back once again students in the lecture series of organizing। और आज इस सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बाद हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल एंड डिविजनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको पता होगा, हमने ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होना कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि फॉर्मली अगर आपसे पूछे कि बताओ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप क्या आंसर करोगे। देखो, सिंपल सा चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो एक फ्रेमवर्क है। क्या है? एक फ्रेमवर्क है, जिस फ्रेमवर्क के अंदर रह के कोई भी मैनेजेरियल या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लोगो, वर्क और रिसोर्सेज के बीच का वो रिश्ता है जहाँ पे पीपल्स के बीच में रिलेशनशिप्स डिफ़ाइन होते हैं, वर्क का सीक्वेंस डिफ़ाइन होता है और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन डिफ़ाइन किया जाता है। मतलब कितने रिसोर्सेज कौन से काम पे लगाए जाएंगे और कौन सा इंसान उस काम को परफॉर्म करेगा, ये पूरा जो क्लियरिटी है, जो पूरा सिस्टम है, उसी को यहाँ पे क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगर हम देखें, जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर की बात आती है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, भले वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन हो या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना अपना फॉर्म ऑफ कस्टमाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। और यही स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ग्रोथ, ऑब्जेक्टिव की फुलफिलमेंट, इफ़िशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को कंफर्म करती है। अगर आपके यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब काम को करने का कोई तरीका नहीं है, पीपल, रिसोर्सेज और वर्क का कोई रिलेशनशिप डिफाइंड नहीं है, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है, दिस इज़ सो बिकॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज, coordination becomes difficult due to the emergence of new functions or increases in number of products manufactured। मतलब जैसे जैसे वक्त बीतते जाता है और वक्त के साथ ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होते जाती है, ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होते जाती है, नए रिसोर्सेज, नए प्रोडक्ट्स, नए डिपार्टमेंट्स ऐड ऑन होते जाते हैं, वैसे वैसे आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का एक डिफाइंड स्ट्रक्चर का नीड भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से हमें फ़ायदा क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर हर एक चीज़ क्लियर हो, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन क्लियर हो, पीपल को अपने वर्क के बारे में क्लैरिटी हो और वर्क कौन सा होगा ये भी क्लियर हो, तो कहीं ना कहीं आप आराम से अपने टास्क को कंप्लीट कर पाओगे, अपने एम्स, ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव कर पाओगे। एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। Along with this, organizational structure help in coordinating between human, physical and financial resources। क्योंकि human, physical और financial resources के बीच में एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस बैलेंसिंग को कंफर्म कौन करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस चीज़ को कंफर्म करता है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ना ही बस रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है, ये आपके यहाँ कम्युनिकेशन का एक प्रॉपर लाइन भी क्या करता है, डिफाइन करता है। याद होगा, आपको बताया गया था स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, दैट इज़ वन ऑफ द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विच मीन्स व्हाट डज इट मीन्स एक्चुअली, कि कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे ऑर्डर रिसीव करेगा, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन किसको दिया जाएगा, विच मीन्स कम्युनिकेशन में क्लैरिटी का भी कंफर्मेशन हमारा ऑर्गेनाइजिंग करके आपको देता है। और इसी पॉइंट में आपके सामने एक कंटेंट डिस्कस किया जाता है, दैट्स कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। मैटर्स दैट व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो एक मैनेजर के तहत एक सीनियर के नीचे
कितने सबऑर्डिनेट्स ईजिली मैनेज हो सकते हैं, क्या कितने सबऑर्डिनेट्स ईजिली मैनेज हो सकते हैं, दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। याद रख लीजिएगा, जितना एक्सपीरियंस्ड मैनेजर होगा उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट उतना ही इनलार्ज होगा, उतना ही बड़ा होगा, लेकिन जितना एक्सपीरियंस बंदा नहीं होगा, जितना ही मैनेजर का एक जो एक्सपीरियंस है वो कम होगा, तो उसका जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, जो कंट्रोलिंग का जो लेवल है वो थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। वो कहते हैं ना कि इसको खाना बनाने की आदत है, जिसको खाना बनाने का एक्सपीरियंस है, तो 10, 20, 50, 100 लोगों का खाना आराम से बना लेगा क्योंकि उसको अंदाज़ा है। लेकिन जो नया नया खाना बनाने गया है तो 2 लोग का भी ढंग से बना ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को भी क्या करता है, डिफाइन करता है, क्योंकि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एक फेस देता है, एक शेप देता है। नेक्स्ट, अब जहाँ तक बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, तो 2 कॉमनली फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आमतौर पे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में पाए जाते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर्स में पाए जाते हैं। फर्स्ट इज़ फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज़ डिविजनल स्ट्रक्चर। अब बारी बारी से हम फंक्शनल और डिविजनल के बारे में जानते हैं। देखिए भाई, जहाँ तक बात आती है फंक्शनल स्ट्रक्चर, देखो भाई फंक्शनल है सो इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द फंक्शंस परफॉर्म विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक एक्टिविटीज़, लाइक वर्क नेचर, लाइक फाइनेंस, लाइक HR, लाइक मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अगर हम काम के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन का बंटवारा करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, दिस इज़ व्हाट वी कॉल फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल स्ट्रक्चर, सो यू नीड टू से दैट फंक्शनल स्ट्रक्चर इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर वन मेजर फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजिंग these functions as separate departments, just like human resource department, marketing department, finance department, production department, HR department, etc. Now, matters that this structure is suitable in where, or this structure is suitable in which form of organization. ठीक है, देखो भाई, जहाँ तक बात आती है इनकी सूटेबिलिटी की, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्मॉल स्केल पे हैं या फिर मीडियम स्केल पे हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिमिलर नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, उनके पास डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, जो कम्प्लीटली डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स में डील नहीं करती हैं, वो आमतौर पे फंक्शनल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसलिए कहता है कि सूटेबल उनके लिए है जो कि मीडियम साइज़ हैं, जिनके पास सिंगल प्रोडक्ट है या फिर स्मॉल नंबर ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। अब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है, वो इनलार्ज होते जाती है, उसकी एक्टिविटीज़ डाइवर्स होती जाती है, मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत बढ़ती जाती है। और इसीलिए जब आपको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मांगता है, जब आपको एक्टिविटी का, जब आपको वर्क का स्पेशलाइजेशन मांगता है, इट्स लाइक कि बेस्ट फाइनेंशियल जॉब्स, इट्स लाइक कि बेस्ट रिक्रूटमेंट करना है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करना है, तो यू शुड फॉलो फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो ये तो थी फंक्शनल स्ट्रक्चर की कहानी। अब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर के रेफरेंस में जानेंगे कि उसके क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या नुकसान हैं। देखिए भाई, जहाँ तक फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात आती है, तो याद रख लीजिएगा काम के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन का बंटवारा हो रहा है। अब यहाँ पे बात आता है कि जो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आके देगा। मैंने कहा था ना, काम का स्पेशलाइजेशन, HR में स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन, सेल्स में स्पेशलाइजेशन, मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन। तो इसीलिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक जो डिपार्टमेंट है ना, वो इसी तरीके का काम बार बार करते जाता है। मार्केटिंग का ही काम वो बंदा बार बार कर रहा है, तो जिस काम को आप रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करोगे, रिकरिंग नेचर के फॉर्म पे परफॉर्म करोगे, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि आपको स्पेशलाइजेशन तो आएगा ही, आपको एक्सपर्टीज़ आएगा ही। तो इसीलिए फंक्शनल स्ट्रक्चर फोकस्ड ऑन फंक्शनल और ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये आम तौर पे जो मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, बढ़ाता है। अब सवाल है कि मैनेजरियल एफिशिएंसी या ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे बढ़ाता है। देखो भाई, यहाँ पे हमारे को काम को मैनेज करना है, हमारे को प्रोडक्ट को मैनेज नहीं करना है। तो जब हमारे को काम को मैनेज करना है, वर्क को, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, तो ऑब्वियसली बात है हम उसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने की
कोशिश करेंगे और उसको बेहतरीन तरीके से अगर हम परफॉर्म करते हैं तो बटौवे सी बात है कि जो ऑपरेशनल है दैट्स कॉल्ड वर्किंग और एक्टिविटी की इफ़िशिएंसी क्या होती है, रेज होती है। तो इसके कारण मैनेजमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि लोगों को मैनेज करना थोड़ा सा टफ टास्क है इन कंपैरिजन टू वर्क को मैनेज करना। सो वर्क इज़ क्वाइट मैनेजेबल इन कंपेरिजन टू ह्यूमन रिसोर्सेज। दैट्स वाई फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू इंक्रीजिंग मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड दिस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग ग्रोथ और इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स और रेवेन्यू ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, जब हम काम को डिफ़ाइन करें कि हाँ जी ये काम यहाँ पे होगा, ये काम यहाँ पे होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंटिंग यहाँ पे होगा, टैक्सेशन का काम यहाँ पे होगा, कॉस्ट का काम यहाँ पे होगा, ऑडिट का काम यहाँ पे होगा, तो कोई भी काम दोहराया नहीं जाएगा, कोई भी काम बार बार नहीं हुआ। फाइनेंस का काम एक बार होगा, फाइनेंस में ऑडिट का काम एक बार होगा, टैक्स का काम एक बार होगा। तो दैट्स पर यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होता, मतलब यहाँ पे हमारे को काम को बार बार नहीं करना होता, जिसके कारण हमारे को इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलता है और हमारी लागत कॉस्ट भी क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो ये हुआ हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस। अब नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। देखो डिसएडवांटेज में सबसे पहला फंडा है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी में उतना नहीं रखा जाता जितना डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी में रखा जाता है। जस्ट लाइक मान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को 20% प्रॉफिट ज़्यादा मांगता है, ठीक है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ये सोचेगी कि अपने आप को 20% से प्रॉफिट तो मांगता ही मांगता है, प्लस हमारे को फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी सेव करना है, क्योंकि फाइनेंस हमेशा पैसा बचाने में लगा रहता है। अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो सोचेगा कि अगर हम बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट्स को अगर हम मैन्युफैक्चर करते, क्या करते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते तो ज़्यादा बिकेगा, और अगर ज़्यादा बिकेगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है और ये सोचती है कि अपनी ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करके हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर पाएंगे। तो इसीलिए उनके नज़र में डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स प्रायोरिटी में आ जाते हैं इन कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। कि यहाँ पे डिपार्टमेंट प्रायोरिटी होता है, ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटी नहीं होता, क्योंकि एंड ऑफ द डे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में हर एक डिपार्टमेंटल हेड्स को अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को लेके जवाबदेही होती है या फिर उनको क्लैरिटी देनी होती है। नेक्स्ट, बहुत बार दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। इट्स लाइक ये फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रही कि हमारे पास पैसा नहीं है, सेल्स और प्रोडक्शन कह रहे हैं भाई हमारे को पैसा दो, हमारे को प्रोडक्शन करना है, सेल्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए बहुत बार जब डिपार्टमेंट में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट होती है वो जियोपार्डी में चली जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है दैट अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज अमॉन्ग द डिपार्टमेंट्स व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट्स are not compatible with each other। जब वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन तो सफ़र करेगी ही करेगी। यहाँ पे काम के बेसिस पे ये बात हो रही है, ठीक है। साथ ही साथ बहुत बार ऐसा होता है कि ये इनफ्लेक्सिबिलिटी भी लेके आता है। क्या करता है ये इनफ्लेक्सिबिलिटी भी लेके आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। कैसे, ज़रा देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे कहता है इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज people with same skill and knowledge base may develop a narrow perspective and may not appreciate others' point of view। जैसे अगर एक टेबल पे सभी डिपार्टमेंटल हेड्स बैठे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट की बात हो रही है, तो हमेशा सेल्स वाला कहेगा कि जितना हम अग्रेसिव सेल्स पॉलिसी का इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारा सामान बिकेगा, जितना सामान बिकेगा उतना हमारा प्रॉफिट होगा। ये सेल्स वाला कहेगा, ठीक है। प्रोडक्शन वाला कहेगा कि अगर हमारे को बेहतरीन से बेहतरीन रॉ मटेरियल्स मिलते हैं तो हमारा वेस्टेज कम होगा, वेस्टेज कम होगा तो कॉस्ट कम होगा, अगर उतना ही सामान बिके लेकिन कम लागत बिके तो हमारे को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये प्रोडक्शन का कहना है। अब फाइनेंस का कहना है कि देखो भाई हम अपने खर्चों को कम कर लेते हैं, कॉस्ट को कम कर लेते हैं। जब एक्सपेंसेस हमारे कम होंगे और उनके कंपैरिजन में हमारे रेवेन्यू इनकम ज़्यादा होगी तो हमारे को प्रॉफिट अपने आप ज़्यादा होंगे। तो आप देख रहे होगे कि सेल्स का अपना प्रेरोगेटिव है, फाइनेंस का अपना प्रेरोगेटिव है, प्रोडक्शन का अपना प्रेरोगेटिव है, सबका अपना अपना परसेप्शन, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। क्यों?
क्योंकि फाइनेंस में एक्सपर्ट है उसको सेल्स का आता पता नहीं है, सेल्स में एक्सपर्ट है उसको प्रोडक्शन फाइनेंस का कोई अंदाज़ा नहीं, वो अपने काम का तरीका जानता है और इसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल होते हैं और सामने वाले की पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट नहीं करते, डिनाइल करते हैं। इट्स लाइक कि आई एम द बेस्ट बिकॉज आई नो सेल्स बेस्ट, आई एम द बेस्ट बिकॉज आई नो फाइनेंस बेस्ट और प्रोडक्शन बेस्ट। इट्स लाइक कहते हैं ना कि हाँ जी हम इसको बहुत तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, हमसे बेहतर ये काम नहीं जानता, लेकिन कोई दूसरा अपना काम तो बेहतर तरीके से जानता है ना, तो इसलिए यहाँ पे पीपल में कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और बहुत बार इनफ्लेक्सिबिलिटी का सामना करना पड़ता है। लोग बदलते नहीं हैं, लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते, डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होती। तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर का एक और डिसएडवांटेजेस आपके सामने आ जाता है। इसके साथ साथ फंक्शनल के कुछ और एडवांटेजेस और कुछ और डिसएडवांटेजेस, ये वाला हिस्सा उनका एडवांटेज है और ये वाला हिस्सा उनका डिसएडवांटेज है। अब देखिए ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये एक अच्छा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ला के देती है विद इन द डिपार्टमेंट, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंटल हेड है और उसके नीचे उस डिपार्टमेंट के मल्टीपल एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे अगर अकाउंटिंग अलग होता, टैक्स अलग होता, ऑडिट अलग होता, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग होता तो पंगे होते ही, लेकिन ये सारे काम एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो रहे हैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज सच नहीं होंगे, लेकिन सभी की एक्टिविटी में सिमिलैरिटी है। अकाउंटिंग होगा तभी टैक्स की बात होगी, उसके बाद तभी कॉस्ट की बात होगी अकाउंटिंग के साथ साथ, और ये सब काम हो जाएंगे तभी ऑडिट की बात होगी। तो सब वेल अंडरस्टूड होते हैं कि हाँ जी क्या सीक्वेंस होगी जॉब की और हम लोगों को एक दूसरे के साथ कैसे एक डिपार्टमेंट में मिलकर काम करना है। तो कहीं ना कहीं फंक्शनल स्ट्रक्चर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को काफ़ी ज़्यादा कन्फर्म करता है, काफ़ी ज़्यादा उसको इट्स लाइक कि काफ़ी ये जो प्रोसेस है डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को काफ़ी स्मूथ होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में। साथ ही साथ इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिविटीज़ पे बाइफरकेट किया जाता है तो सबको पता है कि जितना ही प्रोडक्शन सामान बनाएगा सेल्स को उतना ही सामान बेचना है और जितना सामान बिकेगा उतना ही फाइनेंस के पास पैसे आएंगे। मतलब people are understood, each and every departmental heads and departments are quite understood that our departments are interdependent on each other. Without finance there is no meaning of any other department, and without any another department there is no any meaning of finance department. So quite they are dependent on each other or interdependent on each other, क्योंकि सबकी अपनी अपनी बेनिफिट है और इसलिए सबको उसका अटेंशन दिया जाता है। प्रोडक्शन अगर रॉ मटेरियल मांगता है तो उसके लिए परचेस डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया जाता है। और साथ ही साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एम्प्लॉय की ट्रेनिंग बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि उसको एक लिमिटेड स्किल से ही नवाजा जाता है। इट्स लाइक कि अगर कोई बंदा HR डिपार्टमेंट में है तो उसको रिक्रूटमेंट का तरीका बताया जाएगा, सिलेक्शन का तरीका बताया जाएगा, ट्रेनिंग कैसे किया जाए, ये सब बताया जाता है। विच मीन्स उसको HR से रिलेटेड ही सारी एक्टिविटीज़ में स्पेशलाइजेशन दिलवाया जाएगा। उसको फाइनेंस से आज कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मार्केटिंग या सेल्स कोई मतलब नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। HR का बंदा है भाई HR सीखेगा, लेकिन प्रोडक्शन का बंदा है तो बस क्या सीखेगा, प्रोडक्शन सीखेगा। इसलिए एक लिमिटेड स्किल्स को इम्पार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी यहाँ पे होती है। ये है आपके फंक्शनल के कुछ और मेरिट्स। अब इसके साथ साथ कुछ और डीमेरिट्स भी देख लेते हैं। अब देखो भाई फंक्शनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना। जैसे सब एंड ऑफ द ईयर टेबल पे बैठते हैं और जो MD है, जो CEO है, वो पूछता है कि हाँ जी हमारा जो गोल था वो अचीव हुआ या अचीव नहीं हुआ। चलो भैया नहीं हुआ, आप सबसे सवाल पूछ जाएगा क्यों नहीं हुआ, ठीक है, सब एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहेगा कि हमने परचेस डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए बोला था, उसने ख़रीदा नहीं, ला के हमारे को ऑन टाइम दिया नहीं। परचेस वाला कहेगा कि हमारे को फाइनेंस नहीं मिला, ठीक है। फाइनेंस वाला कहेगा कि भाई सेल्स वाले ने सारा सामान तो क्रेडिट पे सेल करे थे, हमारे पास पैसे ही नहीं थे। सेल्स वाले ने कहा कि नहीं हमने फाइनेंस से पूछ के करा था कि अगर हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, पैसे डिलीट से आए तो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आप देखो कि सब एक दूसरे पे ब्लेम गेम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करना बड़ी मुश्किल हो जाती है और इसीलिए यहाँ पे जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना
फॉर नॉन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, ये थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे आपको देखने को होता है। तो इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कहने को तो थोड़ी बहुत आसान होती है, लेकिन इतना भी आसान नहीं होता है। साथ ही साथ जो मैनेजरियल डेवलपमेंट है, फ्यूचर मैनेजर तैयार करना बड़ा मुश्किल होता है। फ्यूचर मैनेजर इट्स लाइक कि वो बंदा जो कि ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेगा। तो जो बंदा ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेगा उसको ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एक्टिविटी का थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए। इट्स लाइक अगर जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, या जो MD है, अगर उसको फाइनेंस का एक्सपोजर है लेकिन अगर उसको HR या प्रोडक्शन या सेल्स या मार्केटिंग का एक्सपोजर नहीं है तो प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि वो बस फाइनेंस ही जानेगा। तो इसीलिए आमतौर पे CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजिंग डायरेक्टर में कुछ ट्रेड्स लुकआउट किए जाते हैं कि क्या वो बंदा इन सारी चीज़ों को जानता है, नहीं जानता। अगर वो मात्र एक सेट ऑफ एक्टिविटी को जानता है, उसके पास एक सेट ऑफ स्पेशलाइजेशन है, सो दिस मे लीड्स टू प्रॉब्लम एज वेल, बिकॉज उसके पास एक्सपोजर लिमिटेड होगा। और ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करना है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेज एक एक्टिविटी से नहीं होता, मल्टीपल एक्टिविटी से होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि फ्यूचर मैनेजरियल टैलेंट डेवलप करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जो टॉप मैनेजर्स हैं उसको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जो बंदा इन सभी डिपार्टमेंट की नॉलेज रखता है, इन सभी एक्टिविटीज़ की थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है, तो उनको फ्यूचर में मैनेजर बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, और वो होना ही चाहिए, वैसे ही बंदे को मैनेजर बनाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे देखो साफ साफ मार्क करता है दैट मैनेजरियल डेवलपमेंट इज़ डिफ़िकल्ट एज ईच फंक्शनल मैनेजर हैज़ टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट। दे डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजिशंस बिकॉज दे आर अनेबल टू गैदर एक्सपीरियंस इन डाइवर्स एरियाज़। क्योंकि वो डाइवर्स एरियाज़ में उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, उसके पास उसी डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस होता है जिस डिपार्टमेंट में वो पहले से काम करते आया है। तो ये तो हो गया आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल के बाद हम आते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको बताया गया कि फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शंस के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है या डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के सेट ऑफ प्रोडक्ट पे डिज़ाइन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो टाटा एंड सन्स, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड फॉर्म ऑफ कंपनी है जो कि कौन सा सामान नहीं बेचती, अपने आप में सवाल बन जाता है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कंसर्न, ठीक है। सबसे पहली चीज़ वो फूड एंड एग्रो में भी है, मसाले भी बेचती है टाटा, तो नमक भी बेचती है। टाटा गाड़ियाँ भी बेचती हैं, ठीक है। साथ ही साथ तनिष्क के नाम से वो गहने भी बेचती है, टाइटन के नाम से वो घड़ियाँ भी बेचती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी टाटा है, जैसे आपको पता हो कि जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है वो टाटा ग्रुप ही तो बना रही है। टाटा स्टील में भी है, ठीक है। तो ऐसी कौन सा जोन नहीं है जिसमें टाटा नहीं है। तो इसीलिए जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने आती है जो कि डाइवर्सिफाइड और डाइवर्स फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और डाइवर्स प्रोडक्ट्स में डील करती है, तो वहाँ पे फंक्शनल चल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वहाँ पे डिविजनल चलता है, ठीक है। तो इसीलिए जो टाटा एंड सन्स है उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इट्स लाइक ऐसा है कि टाटा मोटर्स अलग हैं, टाटा फूड एंड एग्रो अलग है, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड या टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अलग है, ठीक है। टाटा का तनिष्क क्या है, अलग है। या आपको पता होगा कि स्टारबक्स के साथ टाटा का एक कोलैबोरेशन है, तो स्टारबक्स टाटा के साथ जो कोलैबोरेशन है वो अलग है। टाटा का टाइटन सेगमेंट क्या है वो अलग है। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है, जो टाटा का स्ट्रक्चर है वही क्या कहा जाता है, डिविजनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे मार्क भी करता है दैट डिविजनल स्ट्रक्चर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट्स और डिवीज़न। यहाँ पे सेपरेट बिजनेस यूनिट्स या फिर डिवीज़न्स होते हैं जिनको क्रिएट किया जाता है प्रोडक्ट्स के बेसिस पे। जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी जिसके पास मल्टीपल डिवीज़न्स हैं, जैसे कॉस्मेटिक अलग हो गया, गारमेंट अलग हो गया, फुटवेयर अलग हो गया, स्किन केयर अलग हो गया। अब आप देखोगे इनके रॉ मटेरियल अलग, इनके सेल्स का तरीका अलग, इनके इट्स लाइक मार्केटिंग का तरीका अलग, इनका फाइनेंस अलग हो जाता है। तो ये सीन है। लेकिन इस बात को ध्यान से समझिएगा कि हर एक डिविजनल फंक्शनल होता है, लेकिन हर एक फंक्शनल डिविजनल नहीं होता। जैसे मैंने आपको टाटा का एग्जांपल दिया, तो अब टाटा में एक तरफ आप मान लो कि टाटा मोटर्स हो गई, ठीक है, और एक तरफ टाटा फूड एंड एग्रो हो गई, ठीक है। अब देखो टाटा मोटर्स के अंदर फाइनेंस है,
टाटा मोटर्स के अंदर HR है, टाटा मोटर्स के अंदर प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग है, ठीक है। फूड एंड एग्रो के अंदर भी फाइनेंस है, सेल्स है, HR है, मार्केटिंग है। तो एक्चुअली सबसे पहले टाटा का जो स्ट्रक्चर है वो डिविजनल है, और डिविजनल के अंदर क्या है, फंक्शनल है। तो कहीं भी जाओ फंक्शनल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन डिविजनल सब जगह आपको नहीं मिलेगा। उम्मीद है पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे साफ साफ पॉइंट भी कहता है दैट each division is multifunctional because within each division functions like production, marketing, finance etc. are performed। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पे देख रहे होगे मैनेजिंग डायरेक्टर ऊपर है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोडक्ट के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है। ये कॉस्मेटिक वाले अलग, गारमेंट वाले अलग, फुटवेयर वाले अलग और स्किन केयर वाले अलग। अब गारमेंट्स में ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन तो होगा, उसी तरीके से फुटवेयर में भी ये 4 फंक्शंस एटलीस्ट होंगे, स्किन केयर में भी ये 4 फंक्शंस एटलीस्ट होंगे और कॉस्मेटिक्स में भी ये 4 फंक्शंस एटलीस्ट फॉर श्योर होंगे ही होंगे। अब सवाल है कि कहाँ पे फॉलो किया जाता है, इसकी सूटेबिलिटी क्या है। तो ऐसी लार्ज फर्म या फिर आप कह सकते हो MNC नेचर की फर्म जो कि मल्टीपल और डिस्टिंक्टिव और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट में डील करती हो, ऐसा प्रोडक्ट्स का कोई एक दूसरे से रिश्ता नाता नहीं है। जैसे अभी आपने देखा कॉस्मेटिक और गारमेंट में क्या रिलेशन है, गारमेंट और फुटवेयर में आज सच कोई खास रिश्ता नहीं है। तो उसी तरीके से टाटा के मोटर्स और टाटा का जो तनिष्क ब्रांड है उसमें कोई रिलेशन नहीं है। टाटा का तनिष्क और फूड और एग्रो में कोई रिलेशन नहीं है। फूड और एग्रो और टाटा इंफ्रा में कोई रिलेशन नहीं है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इनका सिस्टम होता है। नेक्स्ट, डिविजनल स्ट्रक्चर के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान। जहाँ तक डिविजनल स्ट्रक्चर की बात आती है तो सबसे पहले हम उसके एडवांटेजेस की बात करेंगे। देखो भाई, आपको पता होगा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन लेके आती है, आपको काम में महारत मिलती है। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर आपको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन ला के देता है, मतलब आप उस प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन पाते हो, प्रोडक्ट में आपके सामने महारत हासिल होती है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट मतलब हर एक डिवीज़न डेडिकेटेड होता है उस प्रोडक्ट के लिए। जैसे आप देखो टाटा का तनिष्क डेडिकेटेड है ज्वेलरी के लिए, तभी तो CaratLane.com को अक्वायर किया था रतन टाटा ने जब वो रिटायर हो रहे थे उस टाइम पे, और वो तनिष्क का एक ऑनलाइन वर्जन भी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हर एक डिवीज़न एक प्रोडक्ट को डेडिकेटेड होता है और आपको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलता है। ये हुआ एक फ़ायदा। ठीक है, अब नुकसान। अब देखो भाई, एक डिवीज़न एक दूसरे डिवीज़न में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि टाटा मोटर्स तो सबसे टॉप पे है। अब रिसोर्सेज तो यही बांटते हैं, मोटर्स को यही बांटेंगे, तनिष्क को यही बांटेंगे, फूड एंड एग्रो को यही बांटेंगे और उसके साथ साथ टाटा स्टील को भी यही बांटेंगे। अब जब रिसोर्सेज के बाइफर्केशन की बात आती है तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है कि भाई तनिष्क को इतना पैसा क्यों जबकि छोटी फर्म है, मोटर्स को इतना पैसा क्यों नहीं जबकि बड़ी फर्म है। तो इसलिए यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इट्स लाइक कि डिफरेंट डिवीजन्स में होता है वाइल अलोकेशन ऑफ फंड्स, और इसलिए एक डिवीज़न आमतौर पे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की पूरी कोशिश करती है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखा जाए तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को आराम से ब्लेम करता है, बिकॉज each and every department are quite interdependent on each other, but in case of divisional structure each and every divisions are completely independent, like टाटा मोटर का कोई भी रिश्ता टाटा स्टील से नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जब प्रॉफिट की बात आती है, जब बैलेंस शीट को देखा जाता है तो टाटा मोटर कभी भी ब्लेम नहीं करेगा टाटा स्टील को, टाटा स्टील ब्लेम नहीं करेगा तनिष्क को, तनिष्क ब्लेम नहीं करेगा टाटा फूड एंड एग्रो को, या फूड एंड एग्रो ब्लेम नहीं करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि हर एक डिविजनल हेड अकाउंटेबल होता है अपने डिवीज़न के प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज, कॉस्ट को लेके। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए इसका एक नुकसान भी है कि देखो भाई, डिविजनल स्ट्रक्चर में आमतौर पे लागत काफ़ी ज़्यादा होती है, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखो कि हर एक डिवीज़न फाइनेंस परफॉर्म कर रहा है, हर एक डिवीज़न HR परफॉर्म कर रहा है, हर एक डिवीज़न यहाँ पे मार्केटिंग सेल्स परफॉर्म कर रहा है, मतलब हर एक डिवीज़न के पास मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है, और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट मतलब एक ही काम हर एक डिवीज़न में हो रहा है ना। जैसे टाटा मोटर्स के पास भी अगर देखा जाए तो मार्केटिंग का सीन है,
और टाटा तनिष्क के साथ भी मार्केटिंग का सीन है, तो वहाँ पे भी मार्केटिंग हेड है, यहाँ पे मार्केटिंग हेड है। अब कंपनी जो हेड कंपनी टाटा एंड सन्स वो तो एक ही है, लेकिन हर एक डिवीज़न वाइज उसको मार्केटिंग हेड्स अपॉइंट करने पड़ रहे हैं, तो इसीलिए हर एक डिवीज़न में काम होते जाता है, सिमिलर नेचर का काम होता है, तो इसलिए यहाँ पे कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, अगर देखा जाए डिविजनल स्ट्रक्चर का, तो डिविजनल स्ट्रक्चर का एक फ़ायदा है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट करता है और इनिशिएटिव प्रमोट करता है। फ्लेक्सिबिलिटी और इनिशिएटिव का मतलब क्या कि हर एक डिवीज़न खुद से सामने आते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं और डिविजनल ऑब्जेक्टिव को एकम्प्लिश करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ जो डिसीजन मेकिंग होता है वो ऑटोनोमस होता है। किसी भी डिवीज़न को किसी दूसरे डिवीज़न या टाटा एंड सन्स के टॉप लेवल के मैनेजर से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर टाटा मोटर्स को अगर किसी कंपनी को टेक ओवर करना है तो करेगी, वो अपना फिजिबिलिटी देखेगी, वो अपना वायबिलिटी देखेगी, तभी जाके वो टेक ओवर करेगी। किसी और का एडवाइस एज सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सो दैट्स में यहाँ पे कहा जाता है कि दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इट्स क्वाइट ईजी एंड ऑटोनोमस। दैट्स में जो डिसाइसिव कैरेक्टर होता है डिवीज़न का वो काफ़ी ज़्यादा देखने को अच्छा मिलता है आपको, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ नुकसान भी आ जाता है कि भाई अगर आपका जो डिविजनल ऑब्जेक्टिव अगर प्रायोरिटी में है और अगर आप ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को बहुत बार इग्नोर कर दिया जाता है एज़ कंपेयर टू डिविजनल ऑब्जेक्टिव। इस लाइक कि टाटा मोटर्स अपने सेल्स बढ़ाने को फोकस करे कि हाँ जी हमारा सेल्स बढ़े, हमारे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, लेकिन टाटा एंड सन्स को तो प्रॉफिट चाहिए ना। तो किसी डिवीज़न का सेल्स ऑब्जेक्टिव हो जाता है, लेकिन टाटा एंड सन्स इस लाइक जो ऑर्गेनाइजेशनल पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो कहती है कि भाई हमारे को प्रॉफिट चाहता है। तो इसलिए जो डिवीज़न के हेड्स होते हैं वो अपने डिवीज़नल ऑब्जेक्टिव्स को प्रायोरिटी में रखते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। नेक्स्ट, अगर देखा जाए जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो एक और ज़्यादा आपको बेनिफिट लाके देता है कि डिविजनल स्ट्रक्चर में ग्रोथ करना या एक्सपैंड करना आसान होता है। जैसे अगर आपको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो ठीक है, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना, आपको एक नया डिवीज़न बना देना है, दैट्स इट। तो इसीलिए एग्जिस्टिंग ऑपरेशन विदाउट इंटरप्शन, एक नए ऑपरेशन की हम शुरुआत या आगाज़ कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट लाइन को हम लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ये जब हम नया डिवीज़न जोड़ते जाते हैं ना तो सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाता है। मतलब जब नया डिवीज़न होगा तब तक उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस, पूरा सेटअप नया होगा। आप कोई भी डिवीज़न का जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होते जाता है और बहुत बार कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ जाती है कि जो मेन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको ईच एंड एवरी डिवीज़न को मैनेज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रपोजिशन बन जाता है। लेकिन एट लास्ट अगर देखा जाए तो इनका काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है पॉइंट कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ये आराम से कर पाते, क्योंकि इट्स लाइक कि एक दूसरे के साथ कोई कंपटीशन एज सच नहीं है, रिसोर्सेज एक दूसरे का शेयर नहीं कर रहे हैं। सो कोऑर्डिनेशन इज़ क्वाइट ईजी, एक डिवीज़न दूसरे डिवीज़न के साथ आराम से रिलेशन मेंटेन करती है। अब यहाँ पे है जो मैनेजरियल डेवलपमेंट है, इट्स लाइक कि फ्यूचर मैनेजर तैयार करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। जैसे अब टाटा एंड सन्स को देख लो, अब टाटा एंड सन्स में मान लेते हैं कि टाटा एंड सन्स का किसी को चेयरपर्सन बनाना है, ठीक है। अब चेयरपर्सन बनाना है तो मान लेते हैं कि सिलेक्शन हुआ जो टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, हम उसके हेड को टाटा एंड सन्स का क्या बनाने जा रहे हैं, तो चेयरपर्सन बनाने जा रहे हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे प्रॉब्लम नहीं होगी? अब उस टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का जो बंदा है उसको फाइनेंस का एक्सपोजर है अपने उस डिवीज़न में, उसको एचआर का भी एक्सपोजर है, उसको सेल्स का भी एक्सपोजर है, उसको मार्केटिंग का भी एक्सपोजर है, उसको प्रोडक्शन का भी एक्सपोजर है। मतलब ये सारी एक्टिविटी को आराम से जानता है, तो इसलिए वो पूरा का पूरा ग्रुप आराम से लीड कर सकता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बताया गया है कि यहाँ पे डाइवर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी एक एक्टिविटी का बस स्पेशलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे मैनेजरियल डेवलपमेंट इजी हो जाता है और फ्यूचर मैनेजर आप आराम से डिविजनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे तैयार कर पाते हो। तो ये थे डिविजनल के कुछ अपने फ़ायदे और अपने नुकसान। अब हम फंक्शनल और डिविजनल को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन की बात करते हैं। अब देखिए भाई, फॉर्मेशन
किस तरीके से बनाया जाता है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शंस के बेस पे बनाया जाता है और डिविजनल स्ट्रक्चर आपके प्रोडक्ट लाइंस के बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे बनाया जाता है। स्पेशलाइजेशन किस चीज़ का मिलता है, अभी तक उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शन का स्पेशलाइजेशन मिलता है, लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन मिलता है। लागत की बात आती है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होते, एक फंक्शन को हम बार बार परफॉर्म नहीं करते, तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट न होने के कारण यहाँ पे कॉस्ट जो है वो कम होता है। दैट्स वाई फंक्शनल स्ट्रक्चर इज क्वाइट इकोनॉमिकल इन अ नेचर, बट एज कंपेयर टू फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर इज quite expensive or costly. It's not economical in nature because there is a provision of duplication of effort in each and every division. Next, coordination. अब देखो भाई, जहाँ तक बात आती है फंक्शनल स्ट्रक्चर में अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरी आप तौर पे आपको देखने को मिलती है। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सभी इंटीग्रेटेड होते हैं एक डिवीज़न में, और डिविजनल कॉम्पिटिशन एज सच नहीं होता। यू कांट एवर थिंक अबाउट दैट टाटा तनिष्क इज गोइंग टू कंपेयर और compete with Tata Motors, or Tata Motors is going to compete with Tata Infrastructure Limited. It's not possible because product line is completely different, their objective is completely different, their sales, their numbers is completely different. That's why यहाँ पे कोई competition नहीं होता। अब competition नहीं है तो यहाँ पे strong coordination and cooperation के chances काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स लाइक कि अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स कर सकते हैं कि नहीं फिक्स कर सकते। देखिए भाई, आपको मैंने ऑलरेडी मार्क करा है दैट इन केस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर इन जनरल ब्लेम गेम काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि हाँ जी, प्रोडक्शन वाले ने कहा परचेज वाले को, परचेज वाले ने कहा फाइनेंस को, फाइनेंस ने कहा सेल्स को, सेल्स ने कहा फिर कहा फाइनेंस को, ठीक है। सो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ ब्लेम गेम थोड़ा सा ज़्यादा होता है इन केस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी regarding non-fulfillment of organizational objective or goals. But in case of divisional structure, it's quite easy to fix responsibility of the performance because each and every division is completely independent. There is not even a single division is going to blame another division regarding non-fulfillment of divisional objective or divisional goal. So it's quite easy to fix responsibility in divisional structure. नेक्स्ट, मैनेजरियल डेवलपमेंट। आपको ऑलरेडी बताया गया है कि फ्यूचर मैनेजर के पास डाइवर्स एक्टिविटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट इन केस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर डाइवर्स एक्टिविटी का एक्सपीरियंस उसे नहीं मिल सकता क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट में काम करेगा और डिपार्टमेंट फंक्शंस के बेसिस पे है। लेकिन इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर वो एक डिवीज़न में काम करेगा, उस डिवीज़न में मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, उन सभी फंक्शंस का उसके पास एक्सपोजर होता है। सो इन केस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर इट्स क्वाइट डिफिकल्ट दैट each functional manager have to report top management and they don't have any diverse kind of experience regarding the functions performed within the organization. But in case of divisional structure, it's quite easy to develop managerial talent for a future because there is a complete autonomy. It's completely it's like each and every division experience autonomy while decision making, और इस प्रोसेस में अगर देखा जाए तो उस बंदे के पास एक डाइवर्स एरिया का एक्सपीरियंस होता है और ये एक्सपीरियंस उसको फ्यूचर मैनेजर बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको फंक्शनल और डिविजनल तरीके से समझ में आया होगा। वापस सारे पॉइंट्स को गो थ्रू करो, ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट। कोई डाउट है ज़रूर पूछो। तब तक के लिए शुक्रिया एंड स्टे ट्यून, बी सेफ।